हेलो नमस्कार, मैं कपिल शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी नेट अचीवर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा विषय है हायर एजुकेशन से संबंधित। उसका एक टॉपिक है एशियंट एजुकेशन, यानी कि भारत में शिक्षा का इतिहास किस प्रकार से है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है प्राचीन भारत में शिक्षा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक व्याख्या दी है, एक परिभाषा दी है। क्या दी है? उसने कहा है, हम सभी भारतीयों का अभिनंदन करते हैं जिन्होंने हमें गिनती करना सिखाया, जिनके बिना विज्ञान की कोई विकसित संभव नहीं थी। यह अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है। भारत में शिक्षा को निम्नलिखित काल विधियों में विभाजित किया गया है। वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व, बौद्ध काल 600 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व, मध्ययुगीन काल 1100 ईसा से 1800 ईस्वी, स्वतंत्र पूर्व भारत ब्रिटिश भारत 1857 से 1947, आज़ादी के बाद 1947 के बाद। प्राचीन शिक्षा के लक्षण क्या क्या हैं? प्राचीन भारत में शिक्षा नश्वरता से अमरता और अराजकता से आध्यात्मिकता की यात्रा थी। शिक्षा प्रणाली बहुत विस्तृत और अनूठी थी। साथ ही सांस्कृतिक विविधता से समृद्ध भारत में विभिन्न समृद्ध संस्थाओं से वेद और कुछ ग्रंथ बौद्ध संप्रदाय से आते हैं। वेदों से आर्यों के आगमन का पता लगाया जा सकता है, जिन्होंने हिंदू कुश पर्वतों को पार किया और लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व उत्तरी भारत में बस गए। वेदों का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। 4 वेद हैं, ऋग यजुर अर्थव साम। 4 वेदांग है, ध्वनि विज्ञान, व्याकरण मीमांसा, कर्मकांड ज्ञान और खगोल विज्ञान। 108 उपनिषद हैं। दर्शन शास्त्र कौन से हैं? न्याय, योग, मीमांसा, वेदांत, वैशिक, सांख्य। पुराण, भागवत पुराण आदि शामिल हैं। शिक्षण का माध्यम संस्कृत था और ज्ञान को गुरुकुलों की व्यवस्था में मौखिक रूप से अध्ययन कराया जाता था, जिसमें शिक्षण पूरी तरह से आवासीय था, अर्थात छात्रों को गुरु के स्थान पर ही रहना होता था। ज्ञान को 2 व्यापक धाराओं में विभाजित किया गया है, परविधा, अपरविधा। अपरविधा क्या होती है? उच्चतर ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। परविधा अपरविधा क्या होती है? निम्न ज्ञान और धर्मनिरपेक्ष विज्ञान। वैदिक शिक्षण ने पदों और चिंतन के माध्यम से दी गई शुद्ध मौखिक शिक्षा और शब्द ध्वनि पर बहुत ध्यान दिया। छात्रों को उनके नैतिक चरित्र और उच्च आचरण के आधार पर प्रवेश दिया जाता था। गुरु दक्षिणा कहे जाने वाले नियमों और शुल्क हेतु समाज के पास बहुत कुछ नहीं था। उपनयन क्या होता है? एक समारोह आयोजित किया जाता था जब छात्र 5 वर्ष की आयु को पार करता था या उस तक पहुंचता था, तो औपचारिक शिक्षा समारोह के साथ शुरू होती थी। अब बातें आती हैं औपचारिक अनौपचारिक क्या होता है। औपचारिक वह होता है जिसमें समय की पाबंदी होती है, वो क्या होता है? औपचारिक होता है। जिसमें समय की पाबंदी नहीं होती, वो क्या होता है? अनौपचारिक होता है। उपनयन एक ऐसा समारोह था जिसके द्वारा बच्चे को उसके गुरुओं के घर में दोबारा जन्म लेने के लिए बुलाया जाता था, जिसे द्विज जन्म कहा जाता था। आपसे पूछा जा सकता है द्विज जन्म किसे कहा जाता है? उपनयन एक ऐसा समारोह होता है जिसमें दोबारा बच्चों को गुरुओं के घर दोबारा जन्म लेने के लिए बुलाया जाता था। ये समारोह 8 से 12 वर्षों के बीच आयोजित किया जाता था, जिसे छात्र ब्रह्मचारी कहते थे। इसके पश्चात उत्सर्जन समारोह और समावर्तन के साथ मेधा ज्ञान का दीक्षांत संबोधन समापन होता था। जीवन के व्यवहारिक पहलू का भी ध्यान रखा गया था। कर्म सिद्धांत ने उच्च पद धारण किया। कला, साहित्य और दर्शन के छात्रों को कृषि और जीवन के अन्य व्यवसाय में काम करने का ज्ञान है वो मिला। अध्यापन का सुख उद्देश्य भौतिकवादी उद्देश्य के बजाय केवल आत्मनिर्भर, बौद्धिक और आध्यात्मिक था। उनका उद्देश्य शिक्षा और धर्म के माध्यम से निर्माण या मोक्ष प्राप्त करना था। महिला शिक्षा की भी उपेक्षा की जाती थी। उन्हें वेद और वेदांग सीमित पढ़ाया जाता था। शिक्षित महिलाओं के 2 वर्ग होते थे भैया, सदोदय और ब्रह्मवादिनी। सदोदय क्या होता था? जिन महिलाओं ने अपनी शादी तक पढ़ाई की हो, क्या होता है? सदोदय होता है। ब्रह्मवादिनी क्या होता था? जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विवाह को पूरी तरह त्याग देती थी। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं नेट की दृष्टि से। शिक्षकों ने महत्वपूर्ण पदों पर कब्जा तो कर लिया और वह गुरुकुल में माता पिता का प्रतिस्थापना बन गए। वह एक सुधारक, मार्गदर्शक, नैतिक शिक्षक, चरित्र निर्माता और एक आध्यात्मिक पिता और एक प्रेरक थे।
प्राचीन शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य, मोक्ष का अंतिम उद्देश्य। प्राचीन भारतीय मुक्ति को अंतिम लक्ष्य और सर्वशक्तिमान के साथ मिलन के रूप में मानते थे। ऐसा विचार था कि जन्म और मृत्यु के चक्कर में शिशु मुक्त हो सकते हैं। चरित्र निर्माण, उच्चतम मूल्य जैसे कि ईमानदारी, सच्चाई, बड़ों का सम्मान करना आदि शिक्षा क्या था, मुख्य उद्देश्य था उस समय। आज क्या हो गया, रोजगार पाना। धार्मिक ज्ञान को लागू करना शिक्षा का एक नैतिक पक्ष था, ताकि शिक्षा में आध्यात्मिक संचार हो सके और एक अच्छा इंसान वो बन सके। सामाजिक कर्तव्य, छात्र को एक पिता, पुत्र, भाई और पति की भूमिका निभाना सिखाया जाता था। वे अपने नागरिक कर्तव्य के लिए भी जिम्मेदार होना चाहिए। सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास, शिक्षण केवल व्यवहारिक और नैतिक पहलुओं तक सीमित नहीं था। छात्रों को आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण, आत्मनिर्भरता के संदर्भ में उनके समग्र व्यक्तित्व को विकसित करने के प्रशिक्षित किया जाता था। समृद्ध संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन, प्राचीन शिक्षा प्रणाली संस्कृति के संरक्षण और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक संरक्षित केंद्र पर आधारित है। निर्देशों की विधियाँ कौन कौन सी थी, 3 सरल तरीकों से शिक्षा प्रदान की जाती थी। श्रवण, मनन, निधिध्यासन। श्रवण, ये शिक्षक के मुख से आने वाले शब्दों को सुनने की प्रक्रिया होती थी। मनन, ये शिष्यों के द्वारा स्वयं संविचार और चिंतन करना, स्वयं शिक्षण का मूल्यांकन करने की विधि है। इसे शिक्षण का आत्मनिरीक्षण और आत्मसात कहा जाता है। निधि ध्यासन, ध्यासन ये सत्य की समझ है और इसे वास्तविक दुनिया पर लागू करना है। श्रुतियाँ, ज्ञान को व्यवहारिक रूप से श्रुति कहा जाता है। शिक्षण के लिए मठ के आदेश, जाति व्यवस्था बाद के वैदिक काल में हो रही या पूर्व वैदिक काल में अस्तित्व में नहीं थी। इसके तहत निम्नलिखित ज्ञान प्रदान करने की प्रणालियाँ थी। ब्राह्मणों को धर्म, दर्शन, पुजारी गतिविधियों से संबंधित अन्य विषयों के बारे में ज्ञान दिया जाता था। आयु सीमा कितनी होती थी भाई, 5 से 16 वर्ष तक की इनकी होती थी। क्षत्रियों को युद्ध के पहलुओं में प्रशिक्षण किया जाता था। इनकी उम्र 6 से 20 वर्ष की होती थी। व्यापार वर्ग में वैश्य होते थे, इनकी 8 से 24 होती थी। ये इस प्रकार से शूद्रों को कोई ज्ञान नहीं दिया जाता था। मूल्यांकन व्यवस्था, इसके बारे में कोई महत्वपूर्ण विचार अभी तक इतने है नहीं, परंतु फिर भी इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रजनन श्रेणी, मध्यम प्रजनन श्रेणी, अल्प प्रजनन श्रेणी। उच्चतम क्षमता के छात्र, मध्यम क्षमता के छात्र, निम्न क्षमता के छात्र। प्राचीन काल के में पाठ्यक्रम कौन कौन से थे, मनुष्य जाति के में विज्ञान, खगोल विज्ञान, अर्थशास्त्र, महामारी विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, नृविज्ञान, मानव युगीन, गणित, सैन्य विज्ञान। शिक्षा कुल मिला के बहुत आसान थी, यानी कि उसमें मानवीय मूल्यों की ज़्यादा फोकस है वो किया जाता था और उसमें सिखाया जाता था किस प्रकार से हम समग्र व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये प्राचीन क्या था, एशियंट एजुकेशन का एक पार्ट था जो हमने यहाँ तक कर लिया है। कल हम अगला पार्ट करेंगे इससे ही संबंधित। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।